हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस के बारे में एज वेल एज आयोनिक रेडियस के बारे में। उसी वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एंड उनके साइजेस के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ के रखा है। गाइज, आज की वीडियो में हम लोग बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ चलने वाले हैं, जिसे हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अलग अलग नाम होते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक ही चीज़ है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर डेल्टा आयन एच या फिर डेल्टा आई एच, एंड इन शॉर्ट इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई ई। लेकिन गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें कैसे लर्न करते हैं इनके बारे में बताया था, ट्रिक बताया था। एंड ये भी बताया था कि आने वाले वीडियो में पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैसे लर्न करेंगे, इसका भी मैं ट्रिक आप लोगों को दूंगा। तो अभी टाइम आ गया कि आप लोगों को पहले ये टॉपिक पढ़ने से पहले पीरियोडिक टेबल का जो पी ब्लॉक है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। पहले हम लोग उस ट्रिक को समझते हैं, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जब आप लोग पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की स्टडी करोगे, एस ब्लॉक अलग से पढ़ना है हमें पी ब्लॉक अलग से पढ़ना है, तब ये पॉइंट फिर से रिवाइज होंगे। लेकिन ये समझने के लिए हम लोगों को एलिमेंट्स कहाँ पर कैसे अरेंज किए जाते हैं ये पहले पता होना चाहिए। तो गाइस, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैसे लर्न करेंगे, आप लोग अपनी कॉपी में ये ट्रिक बना के रखेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन्हें लर्न करने वाले ट्रिक। गाइस, पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक कहाँ पर होता है, तो ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक होता है। एंड पीरियोडिक टेबल में अगर आप लोग पी ब्लॉक को देखते हो तो पी ब्लॉक कुछ आपको इस तरीके से दिखता है। पी ब्लॉक की अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड ये इनर्ट गैसेस कुछ इस तरीके से 13, 14, 15, 16, 17, 18। गाइस, मैं यहाँ पर आपको ये ट्रिक तो दे रहा हूँ, लेकिन एक और काम आपके लिए देता हूँ कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आप लोग लिखोगे, आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 13 में पहला जो मेंबर होता है, पहले जो 13 के मेंबर्स हैं इन्हें हम लोग याद कैसे रखते हैं, तो इनके लिए एक पहले निमोनिक बना लेते हैं। मैं एक लाइन बनाता हूँ जिससे आप लोगों को कुछ समझ में आ जाए। मैंने ये लिखा है बाल गणेश इन थाईलैंड। अब यहाँ से आप लोगों को क्या एलिमेंट्स मिलते हैं, तो एक तो मिल रहा है बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 5। देखिए, ग्रुप नंबर 13 के मेंबर्स के एटॉमिक नंबर्स अगर आप लोगों को मिल गए तो आप लोग पूरे पी ब्लॉक के मेंबर्स एकदम इजीली लर्न कर सकते हो उनके एटॉमिक नंबर्स को। कैसे, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्लियर। सेकेंड मेंबर एल, एल स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम। हाँ सर, ये तो हमें पता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 13 होता है, ठीक है। देन गणेश से आपको Ga मिलता है जिसका नाम होता है गैलियम। देखिए, अब Ga का मतलब होता है गैलियम, ये गैलियम है। इसका एटॉमिक नंबर अगर देखें तो ये आ जाएगा 31। देन इन, ये होता है इंडियम, N का मतलब अगर देखते हो तो ये होता है गाइस इंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 49 आएगा। एटॉमिक नंबर क्या आएगा, 49। एंड थाईलैंड से आपको मिलता है Tl, ये हो जाता है थैलियम, इसे आप लोग कहते हो थैलियम, जिसका एटॉमिक नंबर अगर आप लोग गाइस देखते हो तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 81। तो बाल गणेश इन थाईलैंड ये एक ट्रिक है। इसके लिए आप लोग दूसरा निमोनिक भी बना सकते थे। देखिए, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, थैले में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप इसके साथ जाइए, क्यों, क्योंकि ग्रुप नंबर 14 इसके ऊपर डिपेंडेंट है। देखिए, बाल गणेश इन थाईलैंड। अब ग्रुप नंबर 14 की बात करें तो 14 को लर्न कैसे करते हैं, इसके लिए मैं कुछ ट्रिक, एक लाइन बनाता हूँ। इसमें कौन कौन से एलिमेंट हमें मिलेंगे हम लोग देखते हैं।
मैंने लिखा है चले शिवजी संग पार्वती। अरे भैया बेटा शिवजी और पार्वती, इनका बेटा थाईलैंड में गया तो ये भी तो जाएंगे ना। चले शिवजी संग पार्वती। देखिए C स्टैंड्स फॉर कार्बन, SI स्टैंड्स फॉर सिलिकॉन, GE स्टैंड्स फॉर व्हाट, इट इज स्टैंड्स फॉर जर्मेनियम। इसे आप लोग जानते होंगे, दिस इज जर्मेनियम। SN, यहाँ पर SN है, SN का मतलब टीन होता है, टीन TIN। एंड PB, इसका मतलब होता है लीड। PB का मतलब यहाँ से आप लोगों को क्या मिलेगा, लीड मिलेगा, ये होता है लीड। तो ये जो एलिमेंट्स है ये कौन से हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद क्या मिला, टीन, उसके बाद मिला PB। हो गया। अब एटॉमिक नंबर आप लोग देख सकते हैं, बाजू में जाओगे तो 1 से बढ़ेगा, ठीक। देन ग्रुप नंबर 15 के जो मेंबर्स है वो मेंबर्स ऐसे होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाम याद रखेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। दिस इज एंटीमनी एंड दिस इज बिस्मथ। इन्हें हम लोग कैसे लर्न कर सकते हैं, तो एक सिंपल निमोनिक बना देता हूँ, नाना पाटेकर। देन उसके बाद है ऐश्वर्या, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। भैया सेलिब्रिटी है, बराबर ना, सेलिब्रिटी है, तो इन्हें कौन सा टेंशन है कोई टेंशन नहीं है। देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, AS आर्सेनिक, SB एंटीमनी, क्या नाम है इसका, एंटीमनी, दिस इज एंटीमनी। एंड BI से आपको क्या मिलेगा, बिस्मथ। पता नहीं आपकी किस्मत कहाँ लेके जाएगी, JEE के तरफ या मेडिकल के तरफ, लेकिन इससे आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हो। देन ग्रुप नंबर 16 के लिए अगर हम लोग निमोनिक बनाते हैं तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि ओजल शर्मा से तेरी पटती नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ गाइस, ओजल शर्मा से तेरी पोटती नहीं, ऐसे लिखता हूँ मैं, ठीक है, पोटती नहीं, राइट। अब जो चाहे इसका मीनिंग निकाल लीजिए। यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम ये एलिमेंट है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा, इसे आप लोग इग्नोर कर दीजिए। तो ओजल से ऑक्सीजन, शर्मा से सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेलुरियम एंड देन पोलोनियम। एटॉमिक नंबर इस वाले पीरियड में 81, 82, 83, 84, यहाँ पे 85, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 86 आ जाएगा। जो भी एलिमेंट होगा यहाँ पर 5 से लेके 10 तक जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके 6 मेंबर यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। ना ग्रुप नंबर 17 तो हैलोजेंस होते हैं गाइस, इन्हें आप लोग बहुत ही इजीली लर्न कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग इनकी बात करते हैं तो इसे कैसे लर्न किया जाता है, फसल, ये फसल हो गया, फसल ब्राइट, इससे आप लोग बहुत ही इजीली लर्न कर सकते हैं, फसल ब्राइट हो गया। अब चलते हैं ग्रुप नंबर 18 पे। ग्रुप नंबर 18 के लिए हम लोग क्या निमोनिक बनाएंगे, तो इसके लिए हम लोग निमोनिक बना रहे हैं हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हेलियम, नियॉन, AR से एर्गॉन, KR से क्रिप्टॉन होता है गाइस, X से XE मतलब जेनॉन होगा एंड RN मतलब रेडॉन होगा। देखिए हेलियम, नियॉन, देन उसके बाद एर्गॉन, देन क्रिप्टॉन, देन जेनॉन एंड फाइनली आ गया रेडॉन। तो कुछ इस तरीके से हम लोग P ब्लॉक के जो मेंबर्स है, इन P ब्लॉक के मेंबर्स को काफ़ी इजीली लर्न कर सकते हैं गाइस, ठीक है। अब जरा सोचिए P ब्लॉक के पहले कौन है, D ब्लॉक। आप लोगों को पूरे पीरियोडिक टेबल को इमेजिन करके रखना है, यहाँ पर D ब्लॉक होगा एंड उसके पहले कौन होगा, S ब्लॉक होगा। तो S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैसे आप लोग लर्न कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आप लोगों को ट्रिक दिया है। गाइस अब समझते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove most loosely
बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम a valence shell, from a valence shell of an isolated gaseous atom of an element in the ground state। देखिए अब एकदम सिंपल तरीके से हम लोग इससे समझते हैं। हम लोगों ने डेफिनेशन क्या लिखी है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट इन द ग्राउंड स्टेट। गाइस समझिए, अगर हमारे पास कोई एक एटम है तो ये उसका क्या हो गया, न्यूक्लियस होगा, ये उसका पहला शेल हो गया, ये दूसरा शेल, तीसरा, चौथा, जितने अवेलेबल हैं हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर एटॉमिक नंबर। तो ये जो शेल हो गया, ये शेल क्या हो गया, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल मतलब अल्टीमेट शेल, जो कि आखिरी वाला होता है। कोई भी न्यूट्रल गैसियस एटम मीन्स इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हमें एटम को कौन से स्टेट में लाना पड़ेगा, गैसियस स्टेट में। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो उसे रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर हो रहा है। अब क्यों ऐसा, एनर्जी क्यों लगेगी गाइस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम लोग बात करते हैं ना तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव। ये हमेशा कैसे मिलेगी आपको, पॉजिटिव मिलेगी। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस एंड ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और आप लोग इसे बाहर निकालना चाहते हो। इसे बाहर निकालना है तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा। ना इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर हमें तोड़ना है तो हमें इसके ऊपर एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देनी पड़ेगी मतलब यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज रहेगा, ये एंथैल्पी चेंज कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब आयोनाइजेशन की जो प्रोसेस है ये प्रोसेस हमेशा कैसी रहेगी, एंडोथर्मिक। क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब क्या होती है, ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट एब्जॉर्ब करानी होती है, राइट। अब समझिए कि सपोज करिए मेरे पास एक एक्स एटम है और मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता हूँ। इसमें से अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो इसके ऊपर आ जाएगा 1 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पर जो एंथैल्पी रिलीज होगी इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा IH1 कह सकते हैं, जिसे मैं IE1 भी लिख सकता हूँ गाइस। इसे हम लोग IE1। सर अब ये IE1 क्या है, क्योंकि एटम में से डिपेंड करता है कि हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या फिर 2 या फिर 3 पॉसिबल है। तो जो सबसे आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन, बाहर ये फर्स्ट आएगा। तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है जिसे अब हम लोग पढ़ते समय ये कहेंगे कि एटम में से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालते हो तो उसके लिए लगने वाली जो एनर्जी होती है इसे हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंड इफ आप लोग अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हो तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं जाता, मतलब एकदम से 2 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके बाद दूसरा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर फिर से निकालना है तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा यहाँ से। यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं एक इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा 2 पॉजिटिव का, राइट। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया। यहाँ पर जो एंथैल्पी लगी इस एंथैल्पी को आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर इसे हम लोग सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कह सकते हैं। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब वैलेंस शेल में से सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, सेकेंड लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो हम यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद चार्ज हो जाएगा 3+, एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसे हम लोग क्या कहेंगे, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या कहेंगे इसे, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो गाइस ये सक्सेसिव एंथैल्पीज हो गए ना, सक्सेसिव मतलब एक एक करके हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराया एंड आप लोगों को आयोनाइजेशन एंथैल्पी मिल गई। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन मतलब एटम में से पहला निकला, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकला, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड वाला निकालेंगे तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब इनके बीच में रिलेशन होता है,
इनके बीच में रिलेशन जो होता है वो ये होता है कि हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लोअर। मतलब ये कि थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी is greater as compared to second ionization enthalpy as compared to first ionization enthalpy। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप लोग पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करते हैं तो पहला जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो निकल रहा है फ्रॉम द न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इक्वल है, बराबर है। तो वहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे ऐसे केस में लगने वाली एनर्जी को हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब निकालने की बात आती है, सोचो गाइस, एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए मेरे पास है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 2882, राइट। यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये कैल्शियम +1 के आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पे जो एंथैल्पी लगी इसे हम लोग क्या कहेंगे? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पर 20 प्रोटॉन्स एंड 20 इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों के बीच में न्यूक्लियर चार्ज प्रेजेंट था, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन प्रेजेंट था, ठीक है। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो कैल्शियम प्लस में से निकालना पड़ेगा। अब इसकी हालत देखिए, इसके पास 20 प्रोटॉन्स है, जी हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 19, है ना, 19 इलेक्ट्रॉन है। एज अ रिजल्ट आप लोग सोचिए 20 प्रोटॉन ये 19 इलेक्ट्रॉन को एकदम स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। 20 प्रोटॉन 19 इलेक्ट्रॉन्स को एकदम स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर देंगे एंड देयरफॉर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी कि नहीं? बिल्कुल ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम 2+ में, ये कैल्शियम 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा एंड यू विल ऑब्जर्व, we can say that therefore IE2 will be greater as compared to IE1 and hence IE3 will be greater as compared to what? IE2। होगा कि नहीं होगा? तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ये कंसेप्ट क्या है एंड कैसे कैसे हम लोग अलग अलग आयोनाइजेशन एंथैल्पीज को डिफाइन करा सकते हैं ये भी क्लियर हो गया। हमें ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जब हम लोग कैटायन में से निकालते हैं तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा एंथैल्पी की ज़रूरत पड़ती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। स्टूडेंट्स अब समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोग समझदार हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें पहला जो फैक्टर हम लोग देते हैं वो देते हैं एटॉमिक साइज, जिसे आप लोग एटॉमिक रेडियस भी कह सकते हो। नाउ इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, मीन्स एटॉमिक साइज। देखिए क्यों ऐसा? क्योंकि एटम का साइज जब छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। हाँ, इमेजिन कि आपके पास एक एटम ऐसा है एंड दूसरा एटम कुछ ऐसा है। इसमें आप लोग समझ सकते हैं कि ये एटॉमिक रेडियस है, ये एटॉमिक रेडियस है। सपोज दिस इज एटम ए एंड दिस इज एटम बी। क्यों ऐसा? ए एंड बी, ठीक है, कोई भी एटम हो सकता है। अब आप लोग जरा सोचिए कि मैंने ये बताया आपको कि एटम का साइज अगर छोटा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है अगर एटम का साइज काफ़ी छोटा है तो। सर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम है, बराबर है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया, यू विल ऑब्जर्व कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीकर हो गया तो हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली रिमूव करा सकते हैं। क्लियर? पहला फैक्टर, राइट। दूसरा फैक्टर अगर हम लोग देखें तो दूसरा फैक्टर होता है न्यूक्लियर चार्ज। गाइस, न्यूक्लियर चार्ज के बारे में आपको क्या पता है? न्यूक्लियर चार्ज के बारे में हमें ये पता है सर कि न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है।
होता है क्या, जैसे जैसे साइज छोटा होता है वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। ये हम लोगों ने पढ़ के रखा है। हमें यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बीच में रिलेशनशिप पढ़नी है। न्यूक्लियर चार्ज एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बीच में रिलेशन होता है डायरेक्ट। मतलब क्या, मतलब ये कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे साइज घटेगा, वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। हाँ, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि सर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज छोटा होगा एंड साइज छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। ये हम लोगों ने पढ़ के रखा है। सो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तीसरे फैक्टर की तरफ हम लोग चलते हैं जिसे आप लोग कहते हो स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर इसे हम लोग कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट ऑल्सो। शील्डिंग इफेक्ट, राइट। शील्डिंग इफेक्ट के बारे में आपको पता है गाइस, इट इज ऑब्जर्व दैट के आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। ऐसा आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि सर शील्डिंग इफेक्ट जब बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट जब बढ़ता है तो एटम का साइज बढ़ जाता है, बराबर है। एंड एटम का साइज अगर बढ़ जाएगा तो ऐसे केस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट जब बढ़ता है तो एटम का साइज बढ़ता है एंड साइज बढ़ेगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब चौथे फैक्टर की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर एक चीज़ के बारे में मैं आपको बता दूँ, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग लिखते हैं तो अलग अलग ऑर्बिटल्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फील करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। पहले उस ऑर्बिटल को भरा जाता है जिसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, राइट। उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ऑर्बिटल जब भरते हैं ना तो उनकी स्टेबिलिटी के ऊपर फर्क पड़ता है। ऑर्बिटल दो कंडीशन में ज़्यादा स्टेबल होता है, याद रखेंगे। ऑर्बिटल दो कंडीशन में ज़्यादा स्टेबल होता है। एक, अगर वो कंप्लीटली फील्ड है तो, कंप्लीटली फील्ड अगर है तो, एंड दूसरा अगर वो एग्जैक्टली हाफ फील्ड है तो, एग्जैक्टली हाफ फील्ड है तो ऐसे केस में ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। एंड इसके कारण फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कम ज़्यादा हो सकती है। कैसे हो सकती है, मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ जो बहुत सारे एग्जाम में पहले भी आ चुका है, आगे भी आता रहेगा, या फिर उसी के ग्रुप के किसी न किसी मेंबर्स के बारे में पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है, चलिए हम लोग नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लोग देखते हैं तो ये होता है 2s2 2p3, 2s2 2p3, मतलब 2p कुछ ऐसा है इसका। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4 आएगा। देखिए 2p4 को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप लोग जरा सोचिए जरा कि ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बराबर है, एज कम्पेयर टू दिस, है ना, क्योंकि इसकी एनर्जी इन दोनों की एनर्जी से कुछ अलग है, तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी इजी होगा। मतलब ये कि हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द ऑक्सीजन। होगा ऐसे, ठीक है। लेकिन सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करते हो, IE2 ऑफ नाइट्रोजन इज लेस एज कम्पेयर टू IE2 ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O+ में। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 2s2 2p3, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये नाइट्रोजन प्लस होगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या 2s2 2p2 होगा। तो अब ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ये ज़्यादा स्टेबल है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्लियर हो रहा है ये। देन एक और फैक्टर होता है, फिफ्थ एंड लास्ट फैक्टर, दैट इज शेप ऑफ द ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल का रिलेशन हम लोग सीधा स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ देख सकते हैं गाइस। SPDF 4 ऑर्बिटल है,
एंड उसमें सबसे न्यूक्लियस के क्लोज कौन सा होता है, S, उसके बाद कौन होता है, P, उसके बाद D एंड उसके बाद F। सो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा फ्रॉम द S ऑर्बिटल, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू P, एज कम्पेयर टू D, एज कम्पेयर टू F। यही ऑर्डर स्क्रीनिंग इफेक्ट का भी होता है। प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा है। तो ये जो 5 फैक्टर्स हैं, ये 5 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में क्या मिलता है एंड कैसे इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब समझते हैं पीरियोडिक ट्रेंड, पीरियोडिक ट्रेंड फॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब वी नो दैट कि पीरियोडिक ट्रेंड हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड एंड टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। पीरियड्स में सबसे पहले स्टडी हम लोग करते हैं गाइस, पीरियड के बारे में ये कहा जाता है कि जब आप लोग लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाते हैं तो इट इज ऑब्जर्व दैट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस एंड इंक्रीजेस। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। मतलब ये देखिए यहाँ से लेके 13 से क्यों, ग्रुप नंबर 1 से जा सकते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक ऐसा कंसेप्ट है जो ग्रुप नंबर 1 से 18 तक पूरा लागू होता है। जब आप लोग ग्रुप नंबर 1 से लेके 18 तक जाते हो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। इनफैक्ट ये जो मेंबर्स होते हैं, इनर्ट गैसेस के जो मेंबर्स होते हैं, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर्टिकुलर पीरियड में सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ पे साइज वाला कंसेप्ट नहीं लगता, क्योंकि पर्टिकुलर पीरियड में सबसे बड़ा साइज इनका मिलता है। और हम लोगों को ये पता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। एंड देयरफॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़नी चाहिए थी, यहाँ पर पता नहीं क्या होना चाहिए था, लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनकी बहुत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हुई, ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप लोग लेफ्ट टू राइट जाते हो तो NC मतलब न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। याद रखेंगे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होता है तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। एज अ रिजल्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। ये जनरल ट्रेंड मैं आप लोगों को देता हूँ। तो फिर ग्रुप में क्या होगा, सर ग्रुप में इसका उल्टा होता है। जब हम लोग ग्रुप में स्टडी करते हैं टॉप टू बॉटम, तो वी नो दैट कि इसका उल्टा अगर सोचते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हाँ, क्यों ऐसा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हुई। सर ग्रुप में जाते तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है क्या, जी हाँ बढ़ता है, लेकिन ग्रुप में क्या होता है, साइज भी बढ़ता है। क्यों, क्योंकि नए नए शेल ऐड होते हैं। एज अ रिजल्ट साइज अगर बढ़ेगा तो ऐसे केस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी। तो इसके हिसाब से सोचिए, अगर हम लोग ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 को कंपेयर करते हैं तो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, हलीना ने की रब से फरियाद, इसमें हलीना को, हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं, नॉन मेटल है। देन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम को भी छोड़ देता हूँ क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। ग्रुप नंबर 2 में क्या पढ़ा था, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी को छोड़ देते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। अब देखिए जैसे ही आप लोग टॉप टू बॉटम जाओगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। गाइस यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है एक कैरेक्टर बढ़ता है, उसे हम लोग कहते हैं मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, एंड जब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो रिड्यूसिंग पावर भी इंक्रीज होता है। क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर भी इंक्रीज होता है। मतलब ये काफ़ी अच्छा रिड्यूसिंग हो सकता है, हाँ होता है। यहाँ पर एक्सेप्शन आता है लिथियम, देखेंगे बाद में। लेकिन जरा सोचिए डाउन द ग्रुप क्या हो गया ट्रेंड, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो गई। हाँ, लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो सर यहाँ से अगर हम लोग ऐसे जाना चालू कर दे तो यू विल ऑब्जर्व कि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनके मुकाबले क्या होगी, कम होगी। होगी क्या,
इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनके मुकाबले कम होगी, हाँ, लेकिन इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनके मुकाबले ज़्यादा होगी, डेफिनेटली होगी। अब चलते हैं हम लोग पी ब्लॉक की तरफ। अगर हम लोग ऐसे ही सोचते जाएं तो एकदम नॉर्मली आंसर निकल के आना चाहिए, हाँ एस ब्लॉक में बिल्कुल सही होता है, लेकिन जब बारी आती है पी ब्लॉक के मेंबर्स की, डी ब्लॉक के मेंबर्स की, तो ऐसे केस में गड़बड़ हो जाती है। तो डी ब्लॉक की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग यहाँ नहीं पढ़ने वाले, जब डी एंड ए ब्लॉक पढ़ेंगे तभी उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा ड्रामा होता है, बहुत सारा नाटक होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। तो इसीलिए अब पहले पी ब्लॉक के बारे में सोचते हैं। पी ब्लॉक में अगर हम लोग देखें तो कैसे स्टडी करेंगे, ग्रुप में एज वेल एज पीरियड में। तो नॉर्मल ट्रेंड आपको मिल गया, पीरियड में जाओगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होने वाली है, एंड ग्रुप में जाओगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होने वाली है। अब चलिए सेकेंड पीरियड को मैं कंप्लीट लिख देता हूँ। सेकेंड पीरियड अगर हम लोग देखें तो लिथियम, देन उसके बाद बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियॉन है। ये नियॉन, ठीक है सर, ये अगर पीरियड में है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लिथियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम के आयोनाइजेशन के मुकाबले कम होगी। हमें ट्रेंड जो मिलेगा ये ट्रेंड ऐसा मिलना चाहिए, क्योंकि आप ही ने पढ़ाया कि जब पीरियड में ट्रैवल करते हैं तो लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। लेकिन ये अगर आंसर निकालते हैं तो ये आंसर हो गया रॉन्ग। सर ऐसे क्यों हुआ, सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक चीज़ पता है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होता है, कम कम होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। उसके हिसाब से अगर देखें तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए क्या, नहीं, मतलब दूसरा फैक्टर लागू करके देखना पड़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, बढ़ रही है। नियॉन के केस में आ रहा है क्या, वहाँ पे भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, हाँ, लेकिन साइज के हिसाब से वो लागू नहीं हुआ। यहाँ पर हमें सोचना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए गड़बड़ कहाँ होती है, गड़बड़ होती है ये। अब ये मतलब क्या, तो ये मतलब है ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 13। देखिए ये ग्रुप नंबर 13 के मेंबर्स हैं, इधर में ग्रुप नंबर एस ब्लॉक होगा तो ग्रुप नंबर 2। एंड अगेन गड़बड़ होती है यहाँ पर तो हम लोगों ने पढ़ के रखा है कि उल्टा पुल्टा होता है। देखिए बेरिलियम की अगर आप लोग बात करते हैं, अब यहाँ पे इनके बारे में डिस्कशन करने से पहले एक चीज़ याद रखिए गाइस, सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है, नियॉन की। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है, नियॉन की। क्यों, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6 है, ये भरा हुआ है, स्टेबल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही हम लोग बेरिलियम एंड बोरॉन के बारे में सोचते हैं, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4, कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2 सॉरी 2s2 है ना, 1s2 2s2 ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है गाइस, 1s2 2s2 2p1। अब जरा देखिए यहाँ पर 2s2 है एंड यहाँ पर 2p1 है, ये स्टेबल है ना, ये स्टेबल है, और ये स्टेबल होने के कारण ये कंप्लीट भरा हुआ है। तो ऐसे केस में यू विल ऑब्जर्व कि सर बोरॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी एज कंपेयर टू बेरिलियम। तो हमारा आंसर यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। लिथियम का ऑब्वियसली कम रहेगा क्योंकि अल्कली मेटल है, लेकिन उसके बाद बेरिलियम नहीं आएगा, उसके बाद कौन आएगा, बोरॉन आएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, देन इसके बाद आएगा कार्बन, लेकिन इसके बाद आता है ऑक्सीजन एंड फिर नाइट्रोजन। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे के रखा है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 2p4 एंड नाइट्रोजन का क्या होता है, 2s2 2p3। ये देखिए फिर से स्टेबल आ गया, क्या आ गया, फिर से स्टेबल। इसलिए ऑक्सीजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के मुकाबले कम होती है। फिर उसके बाद फ्लोरीन एंड उसके बाद कौन आएगा, नियॉन। तो ये है करेक्टेड आंसर। अब आप लोगों को हिंट क्या याद रखना है, ग्रुप नंबर 2 के जो मेंबर्स हैं, जो भी मेंबर्स होंगे ग्रुप नंबर 2 के, ये बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बराबर है, इनके मेंबर की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज़्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू ग्रुप नंबर 13 मेंबर्स। रहेगा ये याद रखना है। लेकिन सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी को देखें तो इनकी ज़्यादा होगी, याद रखेंगे। कभी कभी नॉर्मल ट्रेंड, नॉर्मल क्वेश्चन ये होता है, सिर्फ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करें
लेकिन जेईई और नीट में हम लोग सोच सकते हैं ना कि थोड़ा डिटेल में पूछा जाए, तो डिटेल में अगर पूछा जाए तो हमें थोड़ा सा आगे सोचना पड़ेगा। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करते हैं तो इट विल बी लेस एज कंपेयर टू सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द ग्रुप नंबर 13। क्यों ऐसा? एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से चला जाए तो ये कॉन्फ़िगरेशन 2s2 बन जाएगा एंड ये क्या बन जाएगा 2s1। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना फिर इजी बन जाएगा एज कंपेयर टू दिस। यही ट्रेंड कहाँ पर लागू हुआ था गाइस? ग्रुप नंबर 15 एंड ग्रुप नंबर 16। यहाँ पर हम लोगों ने देखा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप नंबर 16 मेंबर्स, बट सेकेंड की अगर बात करें तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द ग्रुप नंबर 15 विल बी लेस एज कंपेयर टू सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द ग्रुप नंबर 16। तो सबके लिए ये लागू होगा, ये ट्रेंड याद रखेंगे ग्रुप नंबर 2 एंड 13 के बीच में, एंड देन ग्रुप नंबर 15 एंड 16। इवन जब आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, पी ब्लॉक वाला एलिमेंट हम लोग पढ़ते हैं, तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है 2 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप नंबर 15, वहाँ पे कोई एलिमेंट का नाम भी लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करते हैं तो ग्रुप नंबर 15 के मेंबर्स की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द ग्रुप नंबर 16 मेंबर्स। तो पीरियड में ऐसे ट्रेंड्स आपको याद रखने हैं। अब हम लोग ग्रुप के बारे में सोचते हैं, ग्रुप नंबर 13, 14, इनमें जो हम लोग ट्रेंड निकालते हैं वैसा क्वेश्चन नहीं होता, वैसा आंसर नहीं होता, हमें कुछ अलग तरीके से सोच के दिखाना पड़ता है। अब ग्रुप नंबर 13 एंड 14 के मेंबर्स के आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ते हैं। सर इसमें क्या पढ़ना है? इसमें क्या पढ़ना है सर? क्योंकि ग्रुप में आपको ट्रेंड क्या मिलता है, टॉप टू बॉटम अगर जाते हो सर तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए, इट्स अ रूल। हाँ, लेकिन ये यहाँ पर लागू नहीं होगा। मीन्स ग्रुप नंबर 13 के मेंबर्स देखिए, बाल गणेश इन थाईलैंड, दैट इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन उसके बाद इंडियम है इंडियम, एंड देन Tl, थैलियम। ठीक है, ये है थैलियम। तो सर एकदम सिंपल रूल होना चाहिए, ये कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता। सबसे मज़ेदार क्वेश्चन, इवन कई सारे छोटे मोटे ऑर्डिनरी लेवल के जो बुक्स होते हैं उसमें तो इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिलता, एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिलता। गाइस यहाँ पर आपको ये याद रखना है, इसका जो आंसर है वो कैसे मिलता है। देखिए ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5 है। यहाँ पर आप लोगों को आंसर जो मिलता है ये मिलता है 1, 5, 3, 2, 4। मतलब देखिए, मतलब ये कि बोरॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है एज कंपेयर टू थैलियम। सर ये ऊपर कैसे आ गया? ये ऊपर कैसे आ गया? पीरियोडिक टेबल की रचना के कारण। पीरियोडिक टेबल बहुत ही सोच समझ के बनाया हुआ है, ऐसा नहीं कि किसी का मूड हुआ और उसने अपने मन से पीरियोडिक टेबल बनाया, उसमें बहुत सारे इफेक्ट लागू होते हैं गाइस। फिर उसके बाद थर्ड पे कौन आ गया? गैलियम। देन उसके बाद कौन आ गया 2 नंबर पे? एल्यूमिनियम। एंड देन उसके बाद कौन आ गया? इंडियम आ गया। ये ऐसा, ये ऑर्डर तो तुम्हें याद करके ही रखना है। ग्रुप नंबर 13 के लिए ये ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सर लेकिन ये हुआ क्यों? सोचना पड़ेगा ना, सोचते हैं, थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं। देखिए अब पीरियोडिक टेबल को बढ़ाता हूँ मैं, अभी तक इसी के लिए तो बैलेंस रखा था, इसे साफ नहीं किया था। पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे डी ब्लॉक है, हाँ पता है हमें, डी ब्लॉक है। यहाँ पर कौन है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक मेंबर में 6 एंड 7 पीरियड में हम लोगों को लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स मिलते हैं। गाइस यहाँ पे लैंथेनॉइड्स मिलते हैं 6th वाले पीरियड में। लैंथेनॉइड एटॉमिक नंबर 57, उसके बाद यहाँ पर हाफनियम 72 होता है, 14 एलिमेंट मिस हो गए। हाँ, फिर इसके बाद कंटिन्यूस मर्क्यूरी 80 पे होता है, ठीक है मान लेते हैं मर्क्यूरी 80 पे होता है। देन यहाँ पर अगर हम लोग देखिए तो 7th पीरियड में एक्टिनियम 89 होता है। देन यहाँ पर देखिए तो RF रुदरफोर्डियम 104 होता है ना। एंड फिर ये 112 पे जाता है Cn, कोपर्निसियम नाम का एलिमेंट होगा। इनकी वजह से यहाँ पर, यहाँ से लेके 58 से लेके जब हम लोग 71 पे जाते हैं तो एटॉमिक साइज बहुत ही कांस्टेंट स्टडीली डिक्रीज होता है।
अब ये डिक्रीज होता है, ठीक है सर ये डिक्रीज होता है, तो पीरियड का रूल क्या है? पीरियड का रूल ये है कि जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। हाँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक साइज डिक्रीज हुआ तो इसके बाद भी तो डिक्रीज हुआ। हाँ, ये जैसे जैसे डिक्रीज होता है, ये जैसे जैसे डिक्रीज होता है वैसे वैसे ये छोटा हो जाएगा। इस ग्रुप में आपको साइज भी बराबर नहीं मिलेगा। इसका साइज काफी छोटा आ रहा है, अरे इसका साइज काफी छोटा आता है। देन उसके बाद हेलियम भी आपको कहीं ना कहीं बीच में ही फंसता हुआ मिलेगा, क्योंकि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के मुकाबले एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे केस में साइज बहुत छोटा, तो रूल यही है जिसका साइज छोटा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, एंड देयरफॉर आप लोगों को ग्रुप नंबर 13 में ऐसा ट्रेंड मिलता है। क्लियर? अब ये यहाँ पर ऐसे क्यों घुस गया सर, ये भी तो बीच में आ गया, हाँ है ना। तो ये ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वैसे यहाँ पर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन वो थोड़ा कम होता है। तो ग्रुप नंबर 13 में आपका एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऐसा था जो कि पूरी तरीके से रॉन्ग होगा। फाइनल आंसर ये रहेगा, इसे अच्छे से याद करके रखेंगे। देन उसके बाद ग्रुप नंबर 14 में क्या होगा? तो ग्रुप नंबर 14 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्रुप नंबर 14 में आप लोग सोचेंगे कि सर कार्बन, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन टीन, देन होना चाहिए लीड। ये ऐसा होना चाहिए, दिस इज एक्सपेक्टेड, दिस इज एक्सपेक्टेड, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पर आप लोगों को ऑर्डर मिलता है ऐसा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बस ये चेंज होता है, सिर्फ आखिरी में उल्टा पलटा हो जाता है। और ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, इसकी वजह से इसका साइज भी छोटा हो जाता है। एंड साइज छोटा हो जाएगा तो ऐसे केस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो क्या सर ग्रुप नंबर 15 में भी ऐसा हो सकता है, 16 में भी हो सकता है? हो सकता है, होगा या नहीं होगा सस्पेंस रख देते हैं। जब ग्रुप नंबर 15 से आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक ये याद रखेंगे जब पी ब्लॉक हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड 13 एंड 14 की बात आएगी तो आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसे बहुत ज़्यादा याद रखना है, क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप नंबर 13 एंड 14 है ये 11 में है, बराबर है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होता है कि हम लोग जो एग्ज़ाम देंगे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन 12th के आएंगे। भैया ये तो किसी ने नहीं देखा है, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो जनरल स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं 11 के सिलेबस को उतना ईजिली नहीं लेते, हम लोग वो नहीं करेंगे। क्लियर है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी 10 मिनट का टॉपिक था लेकिन पूरा वीडियो बना लिया। क्यों? क्योंकि ये भी समझना जरूरी था, ग्रुप नंबर पी ब्लॉक के मेंबर्स एंड देन उसके ये ट्रेंड्स। क्लियर है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पर फिनिश होता है, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे।